Hello everyone. Today we will do the Constitution of India for Haryana Judiciary Prelims as well as for other state judiciary. तो हम पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे. पार्ट वन में आपको सारे ही आर्टिकल रीड करने होंगे बिकॉज प्रिलिम्स में इनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है. पार्ट टू में आपको एक ओवरव्यू लेना होगा क्योंकि सिटीजनशिप इज़ नाउ बीइंग गवर्न बाय द सिटीजनशिप एक्ट. तो बहुत ज़्यादा इनकी रेलेवेंसी नहीं है बट स्टिल आपको एक ओवरव्यू लेना होगा बिकॉज यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 11 से या फिर 9 से 5 से इस तरह से वो पूछ सकते हैं आपसे. फर्दर पार्ट थ्री तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है. पार्ट थ्री तो एवरीबडी नो दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें मैंने किसी को पर्टिकुलरली मार्क नहीं किया है बिकॉज आप इसमें से कोई भी आर्टिकल मिस नहीं कर सकते. आपको पार्ट थ्री कंप्लीट पढ़ना है. इनफैक्ट आपको इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको बहुत केयरफुली आपको रीड करना है. आर्टिकल 15 हुआ जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. आर्टिकल 16 हुआ जैसे कि मैंने मेंशन किया है. 4A वाज एडेड बाय 77th अमेंडमेंट. मैंने शॉर्ट में लिखा है बिकॉज स्पेस यहाँ पे कम था. तो 4A जो कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन से डील करता है 77th अमेंडमेंट से आया. उसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का जो एस्पेक्ट ऐड हुआ वो 85th अमेंडमेंट से ऐड हुआ एंड दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर 85th. तो 4B जो है उसका क्लॉज वो कैरी फॉरवर्ड रूल से रिलेटेड है विच वाज एडेड बाय 81st अमेंडमेंट. तो आप इस तरह से अपने बैरक में मेंशन कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. ऑल्दो मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है बिकॉज देयर इज़ लॉट टू राइट अंडर दीज आर्टिकल पर्टिकुलरली पार्ट थ्री. तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना ही होगा. मूविंग फर्दर ऑल्दो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत जो लास्ट के जो पार्ट थ्री के जो ये लास्ट वाले आर्टिकल्स हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. बट इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है दैट विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स या फिर 9th शेड्यूल के जो एक्ट की बात कौन सा आर्टिकल करता है. तो उस सेंस में आपको इनकी एक रीडिंग देनी होगी तो आपको नंबर पता होना चाहिए. सिमिलरली 31C जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से की वैलिडिटी की या फिर हम बोल सकते हैं उनको एक एक्सेप्शन की तरह बचाते हैं. तो ये आपको आर्टिकल का नंबर आपको पता होना चाहिए. 32 तो ऑफ कोर्स सबको जनरली पता ही होता है बीइंग अ लॉ स्टूडेंट. और 34 या 33 मैंने इसलिए हाईलाइट किया है जिससे आपका फोकस जाए. आप इनको भी ना छोड़ें बिकॉज प्रीलिम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि 34 आर्टिकल है उसमें पूछ लिया जाता है दैट विच आर्टिकल डील्स विद रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स. या फिर पार्लियामेंट की पावर टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट थ्री इन रिलेशन टू द फोर्सेज इन देयर एप्लीकेशन टू द फोर्सेज. तो इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया जिससे आप यहाँ इनको मिस ना करें. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगेन सारे ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं. आपको सारे ही आर्टिकल रीड करने होंगे बिकॉज यहाँ से किसी भी आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाता है. और अगर कोई अमेंडमेंट है तो आपको ध्यान से वो अमेंडमेंट भी देखना है. 44 जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और अदरवाइज़ भी हमेशा ही न्यूज़ में रहा है और जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो आपको पार्ट 4 तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. देन पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है. आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी एक रीडिंग देनी ही होगी. तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पर्टिकुलर ड्यूटी आप मेंशन कर रखी होगी और उसका क्लॉज नंबर आपसे पूछेंगे तो आपको वो ध्यान देना है. और नंबर भी पूछ लेते हैं ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. या जो के क्लॉज है जो 11 ड्यूटी ऐड हुई है तो किस अमेंडमेंट से ऐड हुई है ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आप पार्ट 4A को भी आपको पूरा ही पढ़ना है. छोटा सा है आप इजीली उसको कर लेंगे. आपको सारी ड्यूटीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है पर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये ड्यूटीज़ हैं क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है दैट विच इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी. तो अगर आपने एक या दो रीडिंग दी होगी तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे करेक्ट आंसर को.
देन पार्ट 5 जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है, तो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है यहाँ पे। 52 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताता है दैट दे शैल बी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है। और मैंने गवर्नर या शॉर्ट में गवर्नर मैं लिखना चाह रही थी। सो जो गवर्नर को मेंशन करता है आर्टिकल वो 153 में है, दैट इज़ सिमिलर टू 52। तो मैंने इस तरह से आगे जब हम देखेंगे तो मैंने ऐसे आर्टिकल्स को साइड में लिख रखा है बाय मेकिंग एरो और जस्ट एडजेसेंट टू द आर्टिकल। ये मैंने इसलिए मेंशन कर रखा है जिससे कि अगर जो सिमिलर आर्टिकल्स हैं तो आपको वो सारे याद ना करना पड़े, और आप इजीली अगर उस तरह से अगर आर्टिकल नंबर आता है तो आप आंसर कर पाए। तो 54 आर्टिकल, तो उसमें जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है प्रेसिडेंट की, तो आई हैव मेंशन दैट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप ऐसे ही अपने बैरक में मेंशन कर लें। देन आप इन सब आर्टिकल्स को जिनको मैंने मार्क किया हुआ है आप एक रीडिंग ज़रूर दें, और उसमें कुछ और भी जो मैंने लिखा हुआ है और इट मे बी दैट आई मे हैव मिस अपॉन समथिंग, तो आप उसको अंडरलाइन हाईलाइट कर लें अपनी बैरक में, या हो सकता है कोई अमेंडमेंट ऐसा हो जो मैंने मिस कर दिया हो तो आप उसको भी ध्यान से लिख लें, बिकॉज़ यहाँ पे स्पेस इतनी नहीं थी, और अगर मैं लिख भी लेती तो आपको विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ही चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल्स को साइड में इस तरह से मेंशन किया हुआ है ब्लैक पेन से। ये मेरा पर्पस ये लिखने का ये है कि आपको एक सिमिलैरिटी मिल जाए, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि जो 93 से 96 का एक जो ग्रुप बनता है आर्टिकल्स का, वो 89 से 92 के सिमिलर है। डिफरेंस ये है 89 से 92 तक चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से डील करते हैं, और 93 से 96 तक ऑलमोस्ट सेम प्रोविज़न है से, या फिर मैं कहूँ सिमिलर प्रोविज़न है जो कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल से डील करता है। तो आप एक की भी रीडिंग कर लेंगे तो आपका दूसरे को आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है 93। तो 93 से 96 वो दे आर आइडेंटिकल टू 89 टू 92। तो ये एक ग्रुप बनता है 4 आर्टिकल का, और ये मेरा एक लिखने का एक और पर्पस है जो मुझे हेल्प किया है मेरे एग्ज़ाम्स में। कभी कभी आपको नंबर नहीं याद रहते हैं, और आपने इस तरह से अगर मेंशन कर दिया है या फिर याद किया है पढ़ा हुआ है, तो आप अगर कभी कभी नंबर भूल जाते हैं तो आप एक रफ़ आइडिया आप ले सकते हैं कि हाँ इसके आसपास आपका आंसर हो सकता है। तो उससे भी कभी कभी आपकी आंसर्स मार्किंग में आपको इजी हो जाता है। देन 100 में आपसे जनरली कोरम ही पूछी जाती है, सो इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगेन मैंने यहाँ पर 190 मेंशन किया, और ब्रैकेट में मैंने एल ए शॉर्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एल ए मेंशन किया हुआ है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर हम डील कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे हम डील कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आप जब 190 से रीड करेंगे तो वहाँ पर आइडेंटिकल प्रोविज़न है रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 190 मेंशन किया है दैट 190 इज़ आइडेंटिकल टू 101। इस तरह से आगे भी आपको कुछ आर्टिकल्स में नेक्स्ट एक एडजेसेंट में एक आर्टिकल लिखा आपको दिखेगा, तो वो यही शो करता है दैट दे आर आइडेंटिकल। तो आपको रेफरेंस में इजी हो जाएगा। और कभी कभी जैसा मैंने बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, पर मुझे वो नहीं आता, मुझे स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ही याद था। पर क्योंकि मैंने इस तरह से आर्टिकल जो सिमिलर हैं वो याद करे हुए थे, तो मैं उस क्वेश्चन को आंसर कर पाई। तो हो सकता है आपको भी हेल्प करेगा, एंड आई 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 थिंक इट शुड हेल्प यू, इसलिए मैंने इनको भी मेंशन किया हुआ है।
जॉइंट सिटिंग बहुत बार पूछा गया है और एक नहीं बहुत सारे स्टेट्स में पूछा गया है। तो जॉइंट सिटिंग किन किन कंडीशन में हो सकती है वो भी आप पढ़िएगा, तो 108 को डिटेल में भी प्लीज़ पढ़िएगा। यहाँ कुछ आर्टिकल में साइड से प्रेसिडेंट मेंशन, जैसे कि मैंने 103 में मेंशन किया हुआ है। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तो जो शेड्यूल 10 है जो कि एंटी डिफेक्शन से डील करता है, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर इज़ विद द स्पीकर ऑफ द हाउस। तो आप जब शेड्यूल को भी पढ़ें तो वहाँ पर आपको लास्ट में वो पैरा मिलेगा जिसमें स्पीकर की पावर से रिलेटेड डील किया गया है। तो आप वहाँ पे मार्क कर लें, क्योंकि शेड्यूल में मैंने मार्किंग नहीं की हुई है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा शेड्यूल किससे डील करता है। और एंटी डिफेक्शन आपको एक बार अंदर भी एक रीडिंग लेनी चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी न्यूज़ में रहा है लास्ट 2 इयर्स में। तो आपको एक बार उसका भी एक आइडिया होना चाहिए, और वहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, जैसा कि एक एक लैंडमार्क केस है कि हो तो होलोहन का जो केस है, तो इसीलिए आपको वो भी रीड करना चाहिए। वेल, मूविंग फर्दर, देखिए यूनियन जुडिशरी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की, या फिर हम हाई कोर्ट की बात करें, तो इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट स्टिल आई हैव ट्राइड कि मैं कुछ को बाइफरकेट कर पाऊँ, या जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या फिर जो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए वो मैंने हाईलाइट किया है। ऑल्दो इसमें सारी ही मैं हाईलाइट मार्क कर चुकी हूँ, एक्सेप्ट 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी आर्टिकल मुझे दिखा नहीं जो आपको छोड़ना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि यूनियन जुडिशरी और हाई कोर्ट से जो रिलेटेड, स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे मैंने 124 से लेकर 124C तक इनको कट किया हुआ है, बिकॉज़ ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे ये 2014 में 99th अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन द केस ऑफ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल्दो मैंने एडिट करते में वहाँ ये साइड में केस भी मेंशन किया था, बट आई डोंट नो वो कहाँ पर चला गया है, वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। और मेरा रीज़न यहाँ पे उस केस को मेंशन करने का ये था, अभी उत्तराखंड का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था जिसका प्रेजेंट डे पेपर में ये जजमेंट डायरेक्टली पूछा गया था इन आई थिंक 20 और 15 मार्क क्वेश्चन, that you have to write comment on advocate on record association versus union of india, and that was related to this NJAC। तो मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज़ ये अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो कुछ स्टेट जुडिशरी का पैटर्न इस तरह से रहता है कि वो, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी का यही रहता है कि जो चीज़ न्यूज़ में रही है पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो वो उनको ज़्यादा पूछते हैं। Then provisions related to these ad hoc and acting chief justice, retired judges, ये भी लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं काफ़ी जगह पे ये ऐसे क्वेश्चंस भी देख रही हूँ, तो मैंने इनको भी मार्क किया हुआ है, अब इनको भी ज़रूर पड़ेगा। अपील के जो प्रोविजन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन से, क्रिमिनल अपील से रिलेटेड कौन सा है, सिविल मैटर से रिलेटेड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में है, तो आपको वो पता होना चाहिए। देन 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के जो वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को व्हेन इट इज़ सॉट बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर मैं 148 को मार्क करना भूल गई हूँ, बट आप अपने बैरक में ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, और ये रिपीटेडली पूछा जाता है दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज़ गिवन अंडर विच आर्टिकल, तो ये ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। फर्दर गवर्नर से रिलेटेड या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड
कंपैरेटिवली उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने कि पार्ट 5 से, पार्ट 3 या पार्ट 4 से क्वेश्चंस आते हैं, बट आ भी सकते हैं और कभी कभी आते भी हैं, तो आप स्किप तो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ प्रोविजंस को मैंने मार्क किया हुआ है जिनका आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, हु अपॉइंट्स गवर्नर, या फिर व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, तो ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, दिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाता है, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है जिससे आपको बहुत डिटेल में ना पढ़ना पड़े, बट यू मस्ट नो दिस। और यहाँ की आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर दिए दैट दिस 164 इज़ आइडेंटिकल टू 75 एंड दिस 87 88। ये आप, क्योंकि आप प्रेसिडेंट वाले पार्ट में आप ये पढ़ चुके होंगे, तो अगर आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर देखना है दैट 87 में जो बात की गई है वो 176 में की गई है। इन केस जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पेशल एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आई डेंट रिमेंबर 176, बट क्योंकि मैंने याद किया हुआ था कि 175 164 से सिमिलर है, तो वहाँ से मैंने काउंटिंग करते हुए आई रीच टू द करेक्ट आंसर समहाउ। तो हो सकता है आपको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू आप नंबर से ले लीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 93 88 ये सारे ही आप ऊपर पढ़ चुके होंगे। जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो चैप्टर था या प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, आप वहाँ ये पढ़ चुके होंगे, तो आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस जो हो सकता है इसमें आएंगी, बट उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। अगेन जैसा मैंने कहा, प्रेसिडेंट के चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो गवर्नर से रिलेटेड नहीं आते हैं, बट यस कुछ कुछ ज़रूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ये तो आपको पढ़ने ही हैं। हाई कोर्ट का जो ये चैप्टर है ये सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना ही है। इसको आप मैं सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ इंडेक्स से ना पढ़ के अंदर से भी ज़रूर पढ़ें। देन यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यस 239 AA काफ़ी बार पूछा गया है, 239A भी पूछ लिया जाता है, पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते एक्सेप्ट 239A। और 239A किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था ये काफ़ी बार आ चुका है, तो आप वो अमेंडमेंट नंबर भी याद करिएगा, दैट इज़ 69th अमेंडमेंट। पार्ट 9 दैट रिलेट्स टू पंचायत एंड पार्ट 9A दैट रिलेट्स टू म्यूनिसिपैलिटीज़। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है दैट इन ये पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल कवर है, तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया है 243P से 243ZZ तक ये मेंशन किया हुआ है। और इसमें कुछ ऐसे अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैंने मार्क किया है, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था एक स्टेट जुडिशरी में दैट पार्लियामेंट इज़ डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल, और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो वहाँ पर स्पेसिफिक आपको क्लॉज पता होना ज़रूरी था, तो 253 के D में मेंशन है पंचायत, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। रिजर्वेशन से रिलेटेड एक बार आर्टिकल नंबर पूछा गया था, और फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड दैट विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंस कमीशन ऑफ पंचायत, तो इस तरह से एक बार क्वेश्चन एक स्टेट जुडिशरी में आया था, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ मेंशन कर दिया है। सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटीज़ में आपको भी आर्टिकल्स के बस नंबर पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक आए हैं। एंड यस इन दोनों ही पार्ट को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था वो आप ज़रूर से आप लिख पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन पार्ट 9 भी आपको नहीं पढ़ना है,
पर्टिकुलरली ये जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद या गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन था ये, जिसको अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने बाय 2:1 मेजॉरिटी, जिसमें बोला था कि ये पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ नाउ एप्लीकेबल ओनली टू द मल्टी स्टेट्स एंड मल्टी यूनियन टेरिटरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बिकॉज ये जो अमेंडमेंट पास हुआ था दैट इज़ 97th अमेंडमेंट, उसको स्टेट की रेटिफिकेशन के बिना पास कर दिया गया था, तो इसलिए इसको इन अ वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, तो स्ट्रक डाउन किया था, बट नॉट विद रेफरेंस टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मल्टी यूनियन टेरिटरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको यहाँ पे इससे ज़्यादा पता होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देन अगेन पार्ट जो 11 है उसमें ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। 245 जिसका क्लॉज 2 जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस से डील करता है। देन 246 जिसमें तीनों लिस्ट की बात करी है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और मैंने इसलिए यहाँ पे साइड से शेड्यूल को भी 7th शेड्यूल को भी मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पढ़ना क्योंकि काफ़ी साइड हो गया है, बट यस इफ़ आई कुड जूम इट फॉर यू, यस, तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे शेड्यूल भी मेंशन कर दिया है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, ये काफ़ी बार पूछा गया है और आई थिंक सबको पता भी होगा, जब स्टेट और पार्लियामेंट की लॉज में इनकन्सिस्टेंसी आती है देन विच प्रिवेल्स, दैट इज़ डिसाइडेड बाय दिस डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। एंड आर्टिकल 254, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। 261 में सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है दैट विच आर्टिकल डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 262 भी अगेन मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर वाटर रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट काउंसिल जो बनती हैं वो 263 में बनती हैं। देन यहाँ पर आपके पास टाइम है तो आप एक रीडिंग इन आर्टिकल्स की कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं वैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी वंस इन अ वाइल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट यस फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, डायरेक्टली आर्टिकल 280 के बारे में पूछ लिया जाता है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ आप सिर्फ पार्ट नंबर और आर्टिकल्स का नंबर एक बार याद कर लीजिएगा। यहाँ से मेंस में तो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यूपी में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पर अभी हरियाणा जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत डिटेल में ये नहीं पढ़ना है आप सिर्फ, लेकिन हाँ एक रीडिंग नंबर्स की ज़रूर करिएगा। उसके अलावा आप एक रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा अंदर कि किस किस से आर्टिकल्स डील करते हैं। देन पार्ट 14 इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट डील्स विद सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। यहाँ पे स्पेसिफिकली आर्टिकल 310 एंड 311 इम्पॉर्टेंट है, और 311 के प्रोवाइज़ो में 3 कंडीशंस हैं जब प्रेसिडेंट को नोटिस दिए बिना जो सर्वेंट्स हैं उनको रिमूव करने की पावर है, तो आप वो प्रोवाइज़ो की तीनों कंडीशन ज़रूर पढ़िएगा। 2023 में उत्तराखंड या फिर बिहार के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 322 से क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली आर्टिकल नंबर पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। देन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड अमेंडमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। थ्री 325 जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, और 324 में बताया गया है दैट इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ विच ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज़, तो वो 324 में मेंशन है। देन 338 ए बी, ये इसमें से पूछ लिया जाता है दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स
किस आर्टिकल में है या फिर किस अमेंडमेंट से आया, तो मैंने यहाँ पे उसको शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है, 343, देन 348, 350 पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको आप एक रीडिंग ज़रूर दीजिएगा, अंदर इसकी जो बॉडी है आर्टिकल की उसको भी ज़रूर पढ़िएगा एक बार। देन यस, पार्ट 18 तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है बिकॉज देयर वाज लॉट टू राइट, और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसमें आपको ध्यान रखनी है। जो पीरियड है इमरजेंसी का, कब से कमेंस होती है, कब कंटिन्यूएशन कब तक हो सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकती है, तो वो सब आपको पढ़ना है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं, इनकी आपको अंदर रीडिंग करनी पड़ेगी। 358, 359 से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्री 366 में काफ़ी सारे डेफिनेशन हैं, ऑल्दो कम आते हैं उससे क्वेश्चन, बट काफ़ी स्टेट में पूछे गए हैं। डायरेक्टली पूछ लेते हैं दैट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ डिफाइंड अंडर विच क्लॉज, तो उसमें 28 क्लॉजेज हैं, तो सॉरी 30 क्लॉजेज हैं, सारे नहीं इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का जो क्लॉज नंबर है। 24 में शेड्यूल कास्ट है, 25 में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और 14 में हाई कोर्ट है। तो एक आप ओवरव्यू मैं कहूँगी एक बार ले लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्दर ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, जो इनिशियल्स हैं आपको वो पता होना चाहिए। आप कोई नेमोनिक्स बना सकते हैं या जैसे भी आपको याद रहे। दैट 371A रिलेट्स टू नागालैंड, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है दैट विच आर्टिकल्स डील विद द स्पेसिफिक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गोवा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने कुछ नेमोनिक्स या जैसे भी आपको याद रहे आप बस ये नंबर याद कर लीजिए। आप जितने भी बैरिक्स पढ़ते हैं उन सभी में शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट स्टार्टिंग में जो आर्टिकल 1 होता है आर्टिकल 2 में ही मेंशन होता है। बट एक पेक्युलरिटी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कि यहाँ पे शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट आपको एंड में मिलता है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, तो ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा। शेड्यूल्स आपको सारे आपको पता होने चाहिए। दे आर 12 शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड दैट्स इट, वी आर डन। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं उसके अलावा रीसेंट केसेस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। हरियाणा में रीसेंट केसेस पूछने का ट्रेंड है, तो जो भी रीसेंट केसेस हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। एंड अगर पॉसिबल हुआ देन आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन इट, जहाँ पे मैं जो भी लास्ट ईयर या लास्ट 2 साल में जो भी लैंडमार्क या इम्पॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं मैं उनको डिस्कस कर पाऊँ, और आप मैक्सिमम इसमें MCQ सॉल्व कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।